नमस्कार साथियों, मैं आपके साथ सुमन पूनिया। आप सभी का मेरे स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेज में स्वागत है। मंजिल मिलेगी तू चल तो सही, मंजिल मिलेगी तू चल तो सही, राह बनेगी तू कुछ कर तो सही, राह बनेगी तू कुछ कर तो सही। तो आप लोगों को नहीं सोचना है कि मंजिल मिलेगी या नहीं मिलेगी, मतलब कहने का कि आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि मेरा इस एग्ज़ाम के अंदर सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या फिर जो क्लास आपकी है 11th की, इसमें मैं पास हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा। तो इसके बारे में आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको सिर्फ अपना कार्य जो कि पढ़ना है वो करते रहना है निरंतर। मंजिल अपने आप मिल जाएगी और उस मंजिल की राहें भी अपने आप बन जाएगी। उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जो रास्ता होता है वो अपने आप बनता चलेगा। आपने एक सीढ़ी पे पैर रख लिया तो वो आगे की सीढ़ियाँ अपने आप बनती जाएगी। आपको उनके बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ आपको ये सोचना है कि अपने कदम नहीं डगमगाने हैं। यानी कि जो आप पढ़ रहे हो, डेली के जो रूटीन में पढ़ रहे हो, उसको नहीं खोना है, कंटिन्यूटी रखनी है। डेली आपको पढ़ना है, इसी के बारे में सोचना है कि आज मैंने क्या ग्रहण किया है, क्या पढ़ा है और क्या कल मैं पढ़ूँगा। बस इतना ही सोचना है। नहीं सोचना है कि एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। यदि आपकी तैयारी अच्छे से है, आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हैं, तो आपको कौन रोकेगा? आपको सिलेक्शन नहीं होने से कौन रोकेगा? डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो चलिए हम आज एक फिजिक्स का एक टॉपिक करते हैं। स्टार्ट जो है आपका दड़ पिंड गतिकी, यानी दड़ पिंड गतिकी कहें तो आपका फिजिक्स का क्लास 11th का चैप्टर नंबर 7 और लैब असिस्टेंट के टॉपिक का पहला पॉइंट है। ये पहला पॉइंट या पहला फिजिक्स का पहला ही बिंदु है। ठीक है, दड़ पिंड गतिकी, इसके हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी भी पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जो थ्योरी है वो भी पढ़ेंगे और इसके अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आई हूँ जो आपके सेकंड ग्रेड के अंदर, लैब असिस्टेंट के अंदर और आरएस के अंदर भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रेखीय गति में राशियां F यानी बल, P यानी संवेग, m यानी द्रव्यमान, v यानी वेग को प्रदर्शित करती है, तो इससे ये राशियां घूर्णन गति में किससे दर्शाई जाएगी? यानी रेखीय गति में इनको इससे दर्शाया जाता है। ये जो प्रतीक आप लोगों को दे रखा है, तो इनको घूर्णन गति में किन प्रतीकों से दर्शाएं, ये आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। उससे पहले हम चलते हैं कि ये जो रेखीय गति तथा घूर्णन गति क्या है। और रेखीय गति और घूर्णन गति पढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि दड़ पिंड गतिकी क्या होती है। कि दड़ पिंड गतिकी क्या है? दड़ पिंड, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये दड़ पिंड क्या है। दड़ पिंड कहे तो ऐसा कठोर पिंड कि जिसको, देखो मेरे वर्ड पे ध्यान देना, यही परिभाषा है और यही आप लिख सकते हो कि दड़ पिंड की परिभाषा क्या है। कि दड़ पिंड एक वह पिंड है जिस पर बाह्य बल का कोई असर नहीं होता है, कि बाहर से कितना ही बल लगाए जाओ लेकिन इस पर कोई असर नहीं होगा, नहीं पिचकेगा ये। ठीक है, और दूसरा इसका पॉइंट ये होगा कि इनके जो कण हैं, इनके अंदर जो कण कह दो या अणु कह दो, जो कण जो है वो क्या है, उनकी दूरी परिवर्तित नहीं होगी। जब ये पिचकेगा नहीं, बाह्य बल कोई कार्य नहीं करेगा इस पे, जैसे ये बाह्य बल लग रहा है, ये कोई कार्य ही नहीं करेगा, तो इनके कणों में परिवर्तन कैसे आएगा? क्योंकि इनके कणों की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं आता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि दड़ पिंड क्या है। एक्चुअल में हम देखें तो दड़ पिंड कोई नहीं होता, सिर्फ ठोस जो पिंड होते हैं, ठोस जो पदार्थ होते हैं, उन्हीं पदार्थों को क्या है, दड़ पिंड मान लिया जाता है। उन्हीं पदार्थों को क्या मान लिया जाता है? दड़ पिंड मान लिया जाता है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है रिजिड बॉडी। ठीक है, बॉडी का वैसे तो अर्थ होता है शरीर, तो यहाँ फिजिक्स के अंदर दड़ शरीर नहीं है, यहाँ क्या है, दड़ पिंड, यानी बॉडी को क्या है, क्या कहेंगे,
पिंड। जैसे हम कहें कि हम कौन है, हम एक पिंड है। सीधी सी बात है कि फिजिक्स की भाषा में हम क्या है, हम पिंड है, ठीक है। और जैसे ही हमारा जीवन खत्म हो जाता है, हम मर जाते हैं, तो क्या बोला जाता है, डेड बॉडी, यानी मरा हुआ पिंड, ठीक है। तो देखो दृढ़ पिंड कहें तो ठोस पदार्थों को ही माना जाता है, एक्चुअल में कोई दृढ़ पिंड नहीं होता है, बल्कि माना जाता है। तो इसके एग्जाम्पल याद रखना आपका, एक तो है बिलियर्ड्स, ये बिलियर्ड्स एक गेम है, खेल का नाम है बिलियर्ड्स की गेंद, ठीक है। और दूसरा इसका है पृथ्वी, यानी कि ये दो आप याद रखना। बिलियर्ड्स की गेंद इतनी मजबूत होती है कि यदि इनको दबाएं तो ये नहीं दबेगी, ठीक है। पृथ्वी, क्या पृथ्वी पिचकती है, हम इस पृथ्वी पे कितने सारे और कितना हैवी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हैवी इसके ऊपर जो पदार्थ है वो पड़े, लेकिन फिर भी ये क्या है, पिचकती नहीं है, अपने आकार में बनी रहती है, ठीक है। तो बिलियर्ड्स की गेंद तथा पृथ्वी को क्या माना जाता है, दृढ़ पिंड माना जाता है, ठीक है। अब देखिए ये जो दृढ़ पिंड है, ये गति, इनकी गति जो है, इनकी गति है वो दो प्रकार की गति होती है, ठीक है। दृढ़ पिंड की गति हम देखेंगे तो इनकी गति क्या है, दो प्रकार की गति होती है आपकी। एक है आपकी रेखीय गति, जिसको स्थानांतरित गति भी बोला जाता है, दूसरी है आपकी घूर्णन गति, ठीक है। अब देखो रेखीय गति या स्थानांतरित गति क्या है, कि ये पिंड, जैसे ये पिंड है, ये पिंड स्थानांतरित हो गया यहाँ, ठीक है। एक सरल रेखा में क्या हो गया, यहाँ से, जैसे माना एक पिंड यहाँ है, ये पिंड यहाँ है, इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, स्थानांतरित कर दिया, तो ये इसकी गति कौन सी हो गई, रेखीय गति हो गई। जैसे इसके अंदर मैं मेरे पे लेके बताती हूँ, जैसे मैं यहाँ खड़ी, मैं चल के कहाँ गई, यहाँ आ गई, तो मेरी गति में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, यानी गति मेरी स्थानांतरित हो गई एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। अब पूछा जाता है कि क्या रेखीय गति में नियत क्या रहता है, तो देखो रेखीय गति में क्या 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 आता है, रेखीय वेग आता है, रेखीय संवेग आता है, रेखीय त्वरण आता है। क्या ये नियत रहते हैं या फिर परिवर्तन होते हैं, कि जब पिंड गति करता है तो क्या रेखीय वेग, रेखीय त्वरण, रेखीय संवेग परिवर्तित होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो इसके लिए आप सबसे बेस्ट देखिए कि मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ आपको। जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ, ठीक है, मैं बहुत सारे कणों से मिलकर बनी हुई हूँ, ठीक है, मेरे अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कण हैं जिससे मिलकर मैं क्या बन गई, एक दृढ़ पिंड बन गई, ठीक है। जिस दृढ़ पिंड में मेरे अंदर बहुत सारे कण हैं, तो मैं यहाँ से यहाँ गति की, मैंने यहाँ से यहाँ से मैंने क्या की, यहाँ गति की, तो क्या मेरे कण आगे पीछे हुए, कि मेरे अंदर जो मैं जिन कणों से मिलकर बनी हूँ, क्या वो मेरे आगे पीछे हुए, या वो कण जो वहाँ थे वो वहीं आके जैसे हुए, किस तरह से, जैसे ये देखो, यहाँ बता देती हूँ, मैं यहाँ हूँ, ठीक है, जैसे मेरा ये हाथ है, ठीक है, क्या मैं इधर गति करूँगी तो ये हाथ मेरा सिर पे आ जाएगा, या मेरा पैर जो नीचे की तरफ है क्या ऊपर आ जाएगी टांग, नहीं ना, यानी कण जो जिस स्थिति पे है वो वहीं रहेंगे, सिर्फ पिंड क्या करेगा, गति करेगा, क्या करेगा, पिंड गति करेगा। जैसे देखिए ये एक दृढ़ पिंड है और इसके अंदर मान लिया ए बी सी, ये तीनों क्या है, कण है, ठीक है। तो यहाँ जब ये गति करके आया यहाँ से यहाँ, तो इनके कण वही हैं, इनके कण, जैसे ये नहीं कि ये कण यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ नहीं, क्योंकि वैसे तो इनके दृढ़ पिंड क्या होते हैं, इनके बाह्य बल का कोई असर नहीं होता है, तो बाह्य बल का कोई असर नहीं होगा तो कण वो वहीं रहेंगे। तो इसलिए एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि रेखीय गति, या फिर नाम दे देते हैं आपको स्थानांतरित गति, कि स्थानांतरित गति में रेखीय संवेग, रेखीय त्वरण और आपका रेखीय वेग नियत रहता है या नहीं रहता है, ऐसे भी पूछ लेते हैं। या फिर रेखीय गति दर्शाती है, नीचे ऑप्शन दे देंगे कि रेखीय संवेग नियत रहता है, रेखीय संवेग नियत रहता है, या रेखीय वेग नियत नहीं रहता है। तो अपन को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इसमें रेखीय वेग, रेखीय संवेग आपका क्या है, रेखीय वेग, रेखीय संवेग, संवेग और रेखीय त्वरण। देखो त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर। कैसे, कि जैसे मैं यहाँ चल रही हूँ, ठीक है, मैं चल रही हूँ, मेरा वेग क्या है, नियत है, यानी यहाँ वेग, जैसे मैं
किस गति से चल रही हूँ वही आगे गति से चल रही हूँ। जब मैं चलते चलते दौड़ने लग जाऊँगी, यानी जब मैं पहले कम स्पीड से चल रही फिर मैं अचानक से तेज़ स्पीड से चलने लगी, ठीक है, तो यानी कि मेरे वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, उसको हम कहते हैं त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है, ठीक है। तो अब देखिए ये है आपकी स्थानांतरित गति या रेखीय गति। अब हम देखते हैं घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या होती है, अक्ष के सापेक्ष गति। अक्ष के सापेक्ष जो गति होती है वो क्या होती है, घूर्णन गति होती है। किस तरह से, देखो ये एक पिंड है, ये इसकी अक्ष है, ठीक है। ये अक्ष जरूरी नहीं कि मध्य में ही हो, ये साइड में भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, ये देखो बाहर भी हो सकती है। क्या है, जैसे ये पिंड है और इस पिंड के बाहर क्या दिख रही है आपको, इसकी अक्ष दिख रही है। जैसे इसके एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ आपको। एक आपका पंखा होता है, छत वाला पंखा, ठीक है, एक जो आप हाथ से घुमाते हैं, ठीक है, जैसे लाइट चली जाती है तो आप क्या करते हो, हाथों वाला पंखा होता है, वो क्या करता है, एक उसकी डंडी होती है, उसके चारों तरफ क्या करता है, घूर्णन करता है, गति करता है। और फैन, छत वाला फैन इस तरह से उसकी अक्ष होती है, ठीक है, छत वाला फैन यानी कि इस तरह से इसकी अक्ष होती है और उसके चारों तरफ क्या करता है, गति करता है, ठीक है, चारों तरफ क्या करता है, गोल गोल घूमता है, यानी गोल गोल घूमना, घूर्णन करना, वो गति कैसी क्या कहलाती है, घूर्णन गति कहलाती है। याद रखना, अक्ष के सापेक्ष जो गति होती है, यानी इसमें हम अक्ष को देख के चलेंगे। यहाँ तो हमने कोई अक्ष नहीं देखी, यहाँ हम क्या है, अक्ष को देख के चलेंगे कि अक्ष के सापेक्ष क्या हो रही है, गति हो रही है, वो क्या कहलाती है, आपकी घूर्णन गति कहलाती है। तो यहाँ समझने वाला पॉइंट है कि यहाँ नियत क्या रहता है, तो देख लीजिए, यहाँ नियत रहता है कोणीय वेग, कोणीय संवेग और आपका कोणीय त्वरण, ठीक है। कोणीय यानी कि यहाँ जो रेखा है, क्योंकि यहाँ रेखा में गति कर रहे हैं और यहाँ घूर्णन गोल गोल घूम रहे हैं, यानी कोण पर गति कर रहे हैं, तो यहाँ जो रेखीय वेग है वो कोणीय वेग हो जाएगा, यहाँ आपका रेखीय संवेग है वो उधर आके कोणीय संवेग हो जाएगा, इधर आपका रेखीय त्वरण है वो इधर जाकर क्या हो जाएगा, कोणीय त्वरण हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये सब रहते हैं आपके नियत। बाकी जो ये रेखीय वेग, रेखीय संवेग, रेखीय त्वरण, यहाँ घूर्णन गति में नियत नहीं रहते हैं, ये क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं या चेंज होते हैं। किस तरह से, जैसे देखिए आपको मैं एग्जांपल बताती हूँ कि इस तरह से ये पंखा लगा हुआ है छत वाला, इस तरह से ये घूम रहा है, ठीक है, इस तरह से ये क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो इसके अंदर देखो कि जो कण है, इस तरह से ये क्या गोल गोल घूमेगा, यानी कि ये इसकी अक्ष है, और यहाँ जो कण है इस तरह से ये कण है, क्या ये नियत रहेंगी, इसकी दूरी क्या होगी, इस अक्ष से क्या है, जो बाहर वाला कण है वो अक्ष से दूर होगा, और यहाँ जो पास वाला कण है वो क्या है, पास होगा। तो क्या इसकी जो गति है वो समान, या जो दूरी है वो क्या है, समान रहेगी, नहीं, इस तरह से ये घूमेगा, ये पास होगा, ये दूर होगा, ठीक है। तो इस तरह से इनकी जो रेखीय गति तथा रेखीय त्वरण, रेखीय संवेग सब परिवर्तन होंगे। तो यहाँ आपके नियत नहीं रहते हैं रेखीय वेग, रेखीय संवेग और रेखीय त्वरण, ठीक है, याद रखना। तो ये तो मुख्य आपका अंतर था रेखीय गति और घूर्णन गति के अंदर, इसकी पहचान। अब हम देखते हैं कि इनके जो नाम हम ले रहे हैं, रेखीय वेग, रेखीय त्वरण, संवेग, इनको किस प्रतीकों से दर्शाते हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तथा घूर्णन गति में किस प्रतीकों से दर्शाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, विस्थापन, विस्थापन को आपकी रेखीय गति के अंदर, यहाँ मैं लाइन खींच देती हूँ, ये अंतर है इसमें मुख्य, कि रेखीय विस्थापन को हम रेखीय गति के अंदर या स्थानांतरित गति के अंदर किससे प्रदर्शित करेंगे, अस से। वहीं आपका घूर्णन गति में विस्थापन, जो कोणीय विस्थापन, कि उसके आगे कोणीय नाम लग जाएगा। यहाँ जो रेखीय के अंदर है वहाँ क्या है, रेखीय की जगह कोणीय नाम लगा देना, ठीक है। जो रेखीय विस्थापन है उसको हम अस से डिनोट करते हैं, वहीं हम घूर्णन गति के अंदर क्या करेंगे, कोणीय विस्थापन को हम किससे, थीटा से डिनोट करेंगे, ठीक है। रेखीय वेग v से, वहाँ कोणीय वेग आपका ओमेगा से, ये w नहीं है, ये ओमेगा है। जैसे देखो w कैसे होता है, ऐसे होता है, लेकिन इस w की यदि दोनों टांगें पास पास में आ जाए तो वो क्या होता है, ओमेगा होता है, ठीक है। अब देखिए
त्वरण, रेखीय त्वरण को हम किससे डिनोट करते हैं? ए से। वही हम कोणीय त्वरण को किससे डिनोट करते हैं? अल्फा से। ठीक है, फिर रेखीय संवेग को हम पी से डिनोट करते हैं, तो यहाँ कोणीय संवेग को हम किससे डिनोट करते हैं? जे या अल से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर इधर देखो, बल को हम किससे डिनोट करते हैं? अप से डिनोट करते हैं। वहीं यहाँ बल नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? बल आघूर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? बल आघूर्ण कहेंगे, जिसको बोला जाता है टो। आपको याद रखना है, इसको बोला जाता है टो बोला जाता है। ठीक है, अब देखो, द्रव्यमान को अम से डिनोट करते हैं, कहाँ? रेखीय गति के अंदर। वहीं आपका घूर्णन गति को उसको बोला जाता है जड़त्व आघूर्ण। यानी कोई भी पिंड है, उस पिंड का यदि वो रेखीय गति कर रहा है तो उसका जो द्रव्यमान है हम अम से डिनोट करते हैं। वहीं यदि वो घूर्णन गति करे तो उसका द्रव्यमान का नाम चेंज हो जाता है और क्या बोलते हैं वहाँ हम? जड़त्व आघूर्ण कहा जाता है, जिसको हम डिनोट करते हैं आई से। ठीक है, तो अब देखिए, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो रेखीय गति में राशियां, ये जो राशियां हैं इसको इससे डिनोट किया जाता है, वहीं इसकी घूर्णन गति में किससे दर्शाएंगे? ठीक है, तो देखिए, अफ हमने देखा, अफ को किससे दर्शा रहे हैं? टो से। तो सबसे पहला टो, एक यहाँ एक यहाँ, यानी ये दो ऑप्शन तो क्या हो गए? कट हो गए। अब बचे दो। फिर पी यानी संवेग को किससे दर्शाएंगे? जे या अल से दर्शाएंगे। ठीक है, तो दूसरे के अंदर देखो, पहले इसके अंदर जे आ रहा है, नहीं, तो ये भी कट हो गया। अब ये देखो पहला और ये आपका जे दूसरा। इस तरह से यदि आपको ये दो ही राशि याद है तो इस तरह से हो जाता है। यानी कि यदि आपको जो ऑप्शनल जो क्वेश्चन है या वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने का एक बेस्ट तरीका भी है कि सबसे पहले आप चारों ऑप्शन के अंदर देख लो, उसकी तुलना कर लो कि कौन कौन किस में आ रहा है। ठीक है, इसलिए यदि आपका आधा अधूरा ज्ञान है तो भी आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है? सही हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, अब ये कट गए, अपन को ये देखना है, यानी कि आपको किसे डिनोट किया? टो से। पी संवेग को, कोणीय संवेग क्या है? जे, और अम द्रव्यमान, तो ये क्या हो जाएगा? जड़त्व आघूर्ण को आई से डिनोट करते हैं। और आपका वेग, तो कोणीय वेग किससे डिनोट किया जाता है? ओमेगा से डिनोट किया जाता है। तो आपका सही आंसर हो गया सी। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं कि घूर्णन गति में ये राशियां हैं। ठीक है, घूर्णन गति में अल्फा, जे, ओमेगा और आई को डिनोट किया जाता है। तो वही इसको रेखीय गति में किससे डिनोट करेंगे? ठीक है, इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं, पर अपन लिख लेंगे किस तरह से। इसका आंसर मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, तो देखिए, अल्फा को हमने यहाँ किससे देखा था? त्वरण। कौन सा? कोणीय त्वरण। तो अब हम इसका क्या लिखना है? रेखीय त्वरण लिखना है। तो रेखीय त्वरण को किससे डिनोट करते हैं? ए से। तो जे आपका क्या है? जे है संवेग। कौन सा? कोणीय संवेग। ठीक है, कोणीय संवेग है, तो रेखीय संवेग को किससे डिनोट किया जाता है? पी से डिनोट किया जाता है। ओमेगा को कोणीय वेग से डिनोट किया जाता है, तो रेखीय वेग को किससे डिनोट करते हैं? वी से डिनोट करते हैं। आई आपका जड़त्व आघूर्ण, तो वहां आपका रेखीय जो आपका द्रव्यमान है उसको किससे डिनोट करते हैं? अम से। तो ये आपका हो जाता है क्वेश्चन सही। तो जिस भी ऑप्शन में ये दिखेगा वहां आप टिक कर देना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो मैंने पहले वाला करवाया, ये आपका आरएस के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं जो इम्पोर्टेंट है। और क्या है? चौथा क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है, तीसरा भी इम्पोर्टेंट है। घूर्णन गति की द्वितीय समीकरण बताओ। घूर्णन गति की क्या बतानी है? द्वितीय समीकरण बतानी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले रेखीय गति की समीकरण देखते हैं। हमको पता है गति की समीकरण कितनी होती है? 3 समीकरण होती हैं। ठीक है, जिसमें हम देखते हैं पहली समीकरण। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, पहली दूसरी तीनों समीकरण बता देती हूँ, फिर उसी, क्योंकि यही प्रतीक दिए हुए हैं, उस प्रतीकों को हम घूर्णन गति के अंदर लिखेंगे, वो ही आपकी क्या होगी? घूर्णन गति में आपकी क्या हो जाएगी? घूर्णन गति की समीकरण हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहली जो समीकरण है या गति की प्रथम समीकरण जो है वो क्या हो जाएगी? आपकी v बराबर u प्लस ए टी। तो देखिए u है आपका प्रारंभिक वेग, u को हम डिनोट करते हैं प्रारंभिक वेग से, ये होता है आपका अंतिम वेग।
तो यहाँ मैं बता देती हूँ, आपका जो घूर्णन गति में होता है वो आपका प्रारंभिक वेग होता है ओमेगा 0 से डिनोट करते हैं, और अंतिम वेग जो होता है वो ओमेगा से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए दूसरी समीकरण, द्वितीय समीकरण क्या होती है? द्वितीय समीकरण आपकी होती है अस बराबर, अस क्या है? विस्थापन, विस्थापन बराबर ut प्लस 1/2 at²। ठीक है, और गति की तृतीय समीकरण क्या होती है? तो तृतीय समीकरण होती है आपकी v बराबर क्या होगी? v² बराबर u² प्लस 2as। ठीक है, दिखाई दे रहा है? ये है आपकी तृतीय, नहीं तो मैं यहाँ लिख देती हूँ थोड़ा सा ऊपर, तृतीय दिख रहा है? तृतीय समीकरण है v² बराबर u² प्लस 2as। ठीक है, अब देखो हमको क्या पूछा है? हमको पूछा है घूर्णन गति की द्वितीय समीकरण बताओ। घूर्णन गति की, ये तो आपकी रेखीय गति की थी, अब द्वितीय समीकरण बताना है। इससे हम बना सकते हैं कैसे कि देखो अस क्या है? विस्थापन, विस्थापन को घूर्णन गति में किससे डिनोट करते हैं? थीटा। तो मैं कहाँ लिख दूँ? आपको यहाँ लिख के दे रही हूँ थीटा, या यहाँ दिख जाएगा, नहीं तो पहले ही समीकरण मिटा देती हूँ, पहले आप घर से करके लाना। तो देखो सबसे पहले क्या है? विस्थापन, अस रेखीय विस्थापन, तो कोणीय विस्थापन क्या हो जाएगा? आपका थीटा। ठीक है, थीटा बराबर u क्या है? आपका प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक कोणीय वेग को किससे दर्शाते हैं? ओमेगा 0 से। ओमेगा 0 t समय आ जाएगा, t का वैसे का वैसा ही रहेगा, t में चेंज नहीं करना है, प्लस 1/2 त्वरण, ए क्या है? त्वरण, तो आपका कोणीय त्वरण क्या हो जाएगा? अल्फा t²। ये आपकी हो गई घूर्णन गति की द्वितीय समीकरण। ठीक है, इस तरह से आप मेरे को दोनों प्रथम तथा तृतीय समीकरण भी बना के आप मेरे को कमेंट में लिखना ये है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, लैब असिस्टेंट 2018 के अंदर भी इससे क्वेश्चन आए गए हैं, तथा सेकंड ग्रेड 2014 के अंदर ये का यही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, किस तरह से देखिए, कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर कहलाता है। थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है इसके अंदर कि ये क्या है, या कहीं ऑप्शन चेंज हो जाता है, लेकिन आपकी टॉपिक वही रहेगा, क्वेश्चन वही रहेगा। कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर, देखो संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? संवेग में परिवर्तन डेल्टा p बटे डेल्टा t, इसको हम डिनोट करते हैं अप से। ठीक है, किसे डिनोट किया जाता है? अप से। ये संवेग में परिवर्तन की दर कहलाता है बल। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है? कोणीय संवेग, कोणीय संवेग कहें तो क्या होगा? देखो संवेग क्या है? इसके सामने क्या है? डेल्टा g बटे डेल्टा t। ठीक है, कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर, कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर यहाँ अप से डिनोट किया, तो यानी बल क्या होगा? टो, यानी क्या होगा? बल आघूर्ण, बल आघूर्ण। आई बात समझ में? यानी कि जो आपने रेखीय संवेग में देखा है वैसा जो यहाँ हम परिवर्तन कर रहे हैं वही आप कोणीय जो कोणीय गति या घूर्णन गति है वहाँ आप चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो हमने क्या देखा? संवेग में परिवर्तन की दर बराबर क्या होता है? बल होता है। और यहाँ क्या पूछ रहा है? कोणीय संवेग में, जो कोणीय संवेग है उसमें परिवर्तन की दर किसके बराबर होगी? आपकी बल के बराबर। तो बल को क्या बोला जाता है? आपकी घूर्णन गति में बल आघूर्ण बोला जाता है, न कि बल। तो बल आघूर्ण यहाँ जहाँ भी दिखे आप टिक कर देना, क्या आ जाएगा? बल आघूर्ण। ठीक है, तो इसमें लैब असिस्टेंट के अंदर क्वेश्चन कैसे पूछा गया था? तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे दिया था, जैसे ये बल बराबर संवेग में परिवर्तन की दर, इस पे ऐसे संवेग दे दिया और आपका समय दे दिया, इसी तरह से फिर आपको इसका निकालना था बल आघूर्ण। ठीक है, और सेकंड ग्रेड के अंदर सीधा ऐसे ही पूछा गया कि कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो मैंने यहाँ फॉर्मूले लिखे हैं, 4 फॉर्मूले लिखे हैं, इन फॉर्मूलों को क्या करना है? हमको इस घूर्णन गति के अंदर जो कोणीय गति है उसके अंदर क्या करना है? परिवर्तन करना है या चेंज करना है।
ठीक है। तो बल बराबर क्या होता है, अम ए, बल बराबर माँ, याद रखना बल हमेशा कौन देती है, माँ देती है। तो बल बराबर क्या होगा, माँ, ठीक है। माँ यानी बल को हम किससे डिनोट करते हैं, गुणन गति के अंदर टो से। एक आप याद रखना, ये जो रेखीय गति है इनके प्रतीक यहाँ नहीं लिखने हैं, आपको जो गुणन गति में उसको क्या बोला जाता है वो लिखने हैं। तो बल को क्या कहा जाता है, बलागुण। तो द्रव्यमान को हम क्या कहेंगे, आई से, और त्वरण आपका क्या होगा, एल्फा। तो ये सूत्र बनता है बलागुण का। तो अब क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बलागुण बराबर क्या होगा, ठीक है। तो बलागुण बराबर क्या होगा, जड़त्व आघूर्ण इंटू आपका क्या हो जाएगा, कोणीय त्वरण, ठीक है। पूरा नाम बोलना, कोणीय त्वरण, मैंने यहाँ लिखे नहीं है, टिक टिक कर दिए। तो यहाँ समझना कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, कोणीय संवेग, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आपका फॉर्मूला देखिए, ये है संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। तो देखिए संवेग को किससे डिनोट किया जाता है, जे से, जे या अल से। जे या अल बराबर क्या हो जाएगा, हम द्रव्यमान को हम किससे लिखेंगे, आई से, वेग को हम किससे लिखेंगे, ओमेगा से। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन बनकर तैयार होता है, जे या अल बराबर क्या होगा, आई ओमेगा, ठीक है। अब देखिए ये मैंने बता ही दिया आपको, बल, बलागुण और संवेग में परिवर्तन की दर, यानी क्या लिखेंगे, संवेग को क्या किससे डिनोट करते हैं, आपके जे से, ठीक है। और डेल्टा टी, टी में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब देखो गतिज ऊर्जा, घूर्णन गतिज ऊर्जा का सूत्र पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ये रेखीय गतिज ऊर्जा है और आपको पूछ लिया जाता है घूर्णन गतिज ऊर्जा का सूत्र बताइए। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होगा घूर्णन गतिज ऊर्जा, घूर्णन गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा, 1/2 का 1/2 रहेगा। अम की जगह हम क्या लिखेंगे, आई, यानी अम द्रव्यमान की जगह क्या आ जाएगा, जड़त्व आघूर्ण, वेग की जगह ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है, ठीक है। अब देखो शक्ति, P बराबर क्या आता है, इसको मैंने पहले भी बताया था, सदिश से डिनोट करते हैं, इसीलिए तो मैंने सबसे पहले आपको सदिश वाला बताया। तो इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि बल जो सदिश हैं और ये वेग का सदिश, इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर होता है, शक्ति यानी P के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ हम किससे डिनोट करेंगे, F को किससे डिनोट करेंगे, जो बल है, बलागुण, टो, टो के ऊपर सदिश का चिन्ह, ठीक है। वेग ओमेगा, ये आपकी हो जाएगी शक्ति यानी P, ठीक है। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको क्या करना है, आपको जैसे मैंने यहाँ द्वितीय समीकरण बताई है, तो गति की प्रथम तथा तृतीय समीकरण आपको करना है घर पे और फिर मेरे को कमेंट में लिखना है। तो इस तरह से ये आपका दृढ़ पिंड गतिकी से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इस चैप्टर के मैं आगे भी आपको लेके आऊँगी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, आप पढ़ते रहिए और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। ओके, टेक केयर।